हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है होम। इस कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर होम से, जब एक तूफानी रात में हम एक घर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुन पाते हैं। अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई तो नहीं देता, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को डिलीवर कर रही हो। कुछ देर बाद 3 आदमी घर से बाहर निकल आते हैं और एक शॉवेल से जमीन खोदना स्टार्ट करते हैं। बिजली की रोशनी में भयानक लग रहा था उनका चेहरा। वो लोग इंसान तो थे, मगर दिखने में बिल्कुल किसी जानवर की तरह लग रहे थे। हम ये भी नोटिस करते हैं कि इनमें से एक ने अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़ रखा है, जिसे वो उस गड्ढे में फेंक देते हैं और उस पर मिट्टी डाल देते हैं। हम समझ तो नहीं पाते वो क्या था, लेकिन इससे उनमें से एक आदमी बहुत अपसेट जरूर हो जाता है, फूट फूट कर रोने लगता है और बाकी के दोनों उसे कंसोल करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही प्रेशियस चीज खोया हो उन लोगों ने। नेक्स्ट मॉर्निंग हम कुछ बच्चों को देखते हुए उस घर के पास वाले फील्ड में बेसबॉल खेलते हुए। दिन के उजाले में तो वो घर और डरावना लग रहा था, एग्जैक्टली किसी हॉन्टेड हाउस की तरह। शायद इसीलिए जब खेलते खेलते उनका बॉल उस घर के बाउंड्री में घुस जाता है, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होती अंदर जाकर उस बॉल को वापस लाने की। उनके चेहरे पर डर क्लियरली झलक रहा था। लेकिन इधर खेलते वक्त एक और अजीब चीज होती है उनके साथ। एक लड़के को अपने पैर के नीचे की जमीन गीली मिलती है और फर्दर प्रेशर डालने पर वहां से लाल रंग की लिक्विड निकलने लगती है, साथ में एक छोटा सा हाथ भी। इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पर किसी बच्चे की लाश दफन थी। मतलब कल रात वो 3 आदमी इसे ही यहाँ दफना रहे थे, और जिसका जन्म शायद कल रात ही हुआ था। यहाँ पर नज़ारा इतना भयानक बन चुका था कि इन छोटे बच्चों को भी समझने में देर नहीं लगती ये आखिर है क्या। वो लोग उसी वक्त वहां से भाग निकलते हैं, अपने पेरेंट्स से कहकर पुलिस को खबर करते हैं। अब इस छोटे से शहर में ऐसा घिनौना कुछ पहली बार हो रहा था, तो पुलिस की तरफ से FBI को भी कांटेक्ट किया जाता है, जिसके रिस्पांस में आते हैं 2 बहुत ही होनहार ऑफिसर्स, मल्डर एंड स्कली। अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही काफी कुछ पता लगा लेते हैं वो दोनों, जैसे शॉवेल का साइज कितना था जिसने ये होल बनाया, वो लेफ्ट हैंडेड था या राइट हैंडेड, इसके आसपास कितने फुटप्रिंट्स है। भले ही इनमें से कुछ बच्चों के भी थे, मगर उन्होंने बस अडल्ट्स का ही मार्क किया था। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है शेरिफ एंडी टेलर के साथ, जो इस केस में उनकी मदद करने वाले थे। आते ही एक बात बहुत ही क्लियर कर देते हैं वो, कि ये शहर उनका घर है। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, और जो रहते हैं उनके बीच एक फैमिली लाइक बॉन्ड है। सभी सब कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में। तो एक ऐसी जगह पर जहाँ छोटे मोटे चोरी के अलावा और कभी कुछ नहीं हुआ, ऑफिसर टेलर को तो कभी अपनी गन निकालने की जरूरत तक नहीं पड़ी। वहाँ एक ऐसा क्राइम वो तो सोच भी नहीं सकते। साथ में उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर कर कौन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लेडीज प्रेग्नेंट थी वो तो अभी भी अपने बच्चे को कैरी कर रहे हैं। वो बस अभी अभी देख कर आए, तो ये बच्चा आखिर है किसका? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था उनके लिए भी। इसीलिए वो मल्डर एंड स्कली के टैलेंट पर ही भरोसा करने की डिसाइड करते। इधर मल्डर की नजर बार बार जा रही थी उस घर की तरफ जहां से 3 आदमी उन्हें कॉन्स्टेंटली घूर रहे थे। मल्डर शेरिफ से पूछते भी है कि क्या उनसे कोई पूछताछ की गई है, क्राइम सीन से नियरेस्ट रेसिडेंस तो उनका ही है। जवाब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं शेरिफ टेलर। कहते हैं वो प्रॉपर्टी पीकॉक फैमिली का है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से रह रहे हैं वो वहाँ। बाहरी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी सब्जी खुद उगाते हैं, पिग्स काउस, अपने फार्मिंग खुद करते हैं, सब कुछ खुद ही पालते हैं। ना उस घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना रनिंग वाटर। सभी उनसे दूर रहते हैं, और वो भी सभी से। इनफैक्ट वो परिवार तो इतना आइसोलेटेड है कि वो किसी बाहर वाले को अपने परिवार में जगह भी नहीं देते। अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए सालों से ब्रीडिंग का कल्चर चल रहा है उस परिवार में, तभी तो उनकी ऐसी हालत हो चुकी है। लेकिन अगर इस बच्चे की बात की जाए तो अभी उस घर में कोई औरत नहीं है जो इस बच्चे को जन्म दे सके। अभी फिलहाल वहाँ 3 भाई रहते हैं, 42 years old एडमंड, 30 years old शर्मन एंड 26 years old जॉर्ज। उनके पेरेंट्स का आज से कई डिकेड्स पहले एक फेटल कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, बचने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर था। ऐसे में पुलिस ने मदद करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके 3 बच्चों ने उन्हें छूने तक नहीं दिया।
घर लेकर चले गए और शायद वहीं पर उनकी मौत हो गई। अब उनकी कोई बेटी भी तो नहीं है, तो ऐसे में इस बच्चे का क्या कनेक्शन हो सकता है उनके साथ? शेरिफ टेलर फालतू में उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दुखी है, बीमार है। उन्हें तो शायद पता भी नहीं होगा ये सब क्या चल रहा है यहाँ, इसीलिए उन्हें क्वेश्चन से बाहर रखना ही सही होगा। मल्डर और स्कली शेरिफ के भावनाओं को समझ पा रहे थे, इसीलिए बिना किसी सबूत के बात को और वो खींचते नहीं। इंस्टेड वो पुलिस स्टेशन जाते हैं लाश को देखने, और जिसे देखते ही स्कली की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि इस बच्चे की जो हालत थी उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। हजारों डिफेक्ट्स थे इसके शरीर में, साइंटिफिकली जितने जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं सारे के सारे मौजूद थे। स्कली को तो पता ही नहीं था इतने सारे डिफेक्ट्स एक ही शरीर में पॉसिबल हो भी सकते हैं। वो इस बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए भेजने की डिसाइड करती है और साथ ही साथ ये भी ढूंढ निकालती है कि इस बच्चे को जब दफनाया गया था तब ये जिंदा था क्योंकि इसके नाक के अंदर मिट्टी भरी थी, इसने डर्ट इनहेल किया था। सब कुछ देखकर मल्डर को लगता है ये जरूर किसी ऐसे माँ बाप का बच्चा है जिन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए इसे जिंदा ही दफना दिया होगा। शायद कोई टीनेजर्स या अनमैरिड कपल का अनप्लान्ड बेबी, या फिर कोई ऐसे पेरेंट का बच्चा जो इसके डिफॉर्मिटीज को देखते हुए इसे फेंक दिया। इसमें एफबीआई का क्या काम? लेकिन स्कली के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ऑलमोस्ट श्योर थी कि ये बच्चा उस पीकॉक फैमिली का ही है क्योंकि इसके अंदर जो डिफेक्ट्स है वो हो ना हो सिंगल पॉलीजेनिक मेटिंग के कारण तो नहीं हो सकते। ये इनब्रीडिंग सिम्टम्स है जो सिर्फ उस परिवार में ही प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन यह सवाल ये था कि इस बच्चे की माँ कौन है? स्कली को लग रहा था जरूर उन लोगों ने किसी लड़के को किडनैप किया है और उसी के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। गॉड नोस क्या हालत हुई होगी उस लड़की की, उन 3 भाइयों ने क्या क्या किया होगा उनके साथ। अब किडनैपिंग एक एफबीआई मैटर है, इसीलिए वो लोग उसी वक्त उस घर में हल्ला बोलने की डिसाइड करते हैं और वो जाते भी हैं, मगर उन्हें घर खाली मिलता है। तीनों के तीनों भाई ही गायब थे। लेकिन इधर फर्स्ट कमरे में एंटर करते ही उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे स्कली का शक यकीन में बदल जाता है। उन्हें एक टेबल दिखता है जिस पर बहुत सारा खून पड़ा था, साथ में एक सीजर और एक शॉवल भी। स्कली जब उसका डायमेंशंस चेक करती है तो उसे पता चलता है ये तो वही औजार है जिससे वो गड्ढा खोदा गया था। और तो और उसे जमीन पर एक जूते का निशान भी मिलता है जो भी क्राइम स्पॉट पर मिले फुटप्रिंट से परफेक्टली मैच कर रहा था। और किसी सबूत की जरूरत नहीं थी उन्हें, वो लोग ऑलमोस्ट श्योर हो चुके थे ये पीकॉक सी असली कल्प्रिट है। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा घर ढूंढकर भी उन्हें वो औरत कहीं नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे उनके आने के आहट से ही उन लोगों ने उस औरत को कहीं छुपा दिया है, मगर कहाँ? कहीं उसे मार तो नहीं डाला? स्कली और मल्डर के दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। तो वो लोग उसी वक्त शेरिफ को कॉल करके उन तीनों भाई को अरेस्ट करने की मांग करते हैं और पूरे शहर में सर्च वारंट भी जारी करते हैं। साथ ही साथ घर में एंटर करते वक्त उन्हें एक बहुत ही पुरानी कार भी दिखी थी जो इस परिवार की तो लग नहीं रही थी। तो कहीं लोगों ने उसके ओनर को ही उठाकर तो नहीं लाए? शायद उसी ने मजबूरी में जन्म दिया होगा इस बच्चे को। इसका जवाब फिलहाल उनके पास तो नहीं था, इसीलिए वो लोग लौट जाने का डिसाइड करते हैं। मगर वो नोटिस नहीं करते घर के एक कोने में अंधेरे से 2 आंखें उनके तरफ झांक रही है। कोई छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा है। इस सबसे अनजान मल्डर और स्कली वो रात इसी शहर में बिताते हैं, एक गेस्ट हाउस में। फोन पर शेरिफ से बात करके जितना हो सके जानकारी भी पता कर लेते हैं, साथ में जो जो रिपोर्ट्स उन्हें चाहिए थे वो भी मांग लेते हैं। जवाब में शेरिफ भी उनसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट डे एज सून एज पॉसिबल वो खुद सारे इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा देंगे। लेकिन उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि अगली सुबह उनके जिंदगी में कभी आएगी ही नहीं। एक्चुअली उस रात स्कली से बात करने के बाद उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। कहीं ना कहीं उनका गट फीलिंग्स उन्हें वार्न कर रहा था कि कुछ होने वाला है, उनका ये शहर बदलने वाला है। इसीलिए वो एक बार अपने गन को लेकर सोने के बारे में भी सोचते हैं, मगर फिर सालों की आदत से मजबूर होकर उसे फिर से बॉक्स में रख भी देते हैं। और तो और घर का मेन डोर भी लॉक नहीं करते क्योंकि इससे पहले कभी किया जो नहीं था। इधर देर रात हम 3 पीकॉक ब्रदर्स को देखते हैं एक साथ कहीं जाते हुए। वो लोग गाड़ी में तेल डालते हैं, ट्रंक में कुछ बोल्डर्स भरते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो और कहीं नहीं बल्कि शेरिफ एंडी टेलर का घर था।
गाड़ी की आवाज से तो उनकी नींद पहले ही टूट गई थी। तो वो जब बाहर झांक कर देखते हैं तो उन्हें 3 भाई दिख जाते हैं और वो समझ जाते हैं उनका गट फीलिंग कितना सही था। वो अपने पत्नी से कहते हैं बेड के नीचे छुप जाने के लिए और वो खुद जाते हैं नीचे अपने ऑफिस से गन लाने, मगर वो मौका उन्हें नहीं मिलता। उससे पहले वो तीनों भाई अंदर घुस आते हैं और शेरिफ पर हमला कर देते हैं। पागलों की तरह बोल्डर से कुचलने लगते हैं उसे। अपने आंखों के सामने अपने पति की ऐसी हालत होते देख कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। मिसेस टेलर की हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चुप रही। जब शेरिफ के खून से उनके कपड़े भीगने लगे थे तब भी वो चुप रही, क्योंकि उन्हें लगा था ऐसे वो बच जाएंगे। मगर वो तीनों भाई बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह थे। वो सूंघकर ही उन्हें ढूंढ निकालते हैं और इन दी सेम ब्रूटल वे उसे भी मार डालते हैं। बिना किसी कसूर के जान देनी पड़ती है इन दोनों को, जस्ट बिकॉज उन्होंने सच पता करने की कोशिश करी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑफिसर बर्ने उन्हें सारे रिपोर्ट्स देने आते हैं तब उनकी मौत की खबर बाहर आती है। मल्डर और स्कली भी जा पहुंचते हैं और देखते हैं घर के अंदर जैसे किसी ने खून से होली खेला हो। शेरिफ और उनके पत्नी की लाश तो इतने बुरे हालत में थे कि उनकी तरफ ज्यादा देर देखा भी नहीं जा रहा था। उनके अपर बॉडी पार्ट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। खून के साथ साथ मांस के छींटे भी पड़े थे जमीन पर। ऐसे इनह्यूमन तरीके से कोई इंसान किसी और इंसान का खून कर सकता है, ये मानना भी मुश्किल हो रहा था। यह तो किसी जानवर का काम लग रहा था। साथ ही साथ उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि पीकॉक्स ने आखिर शेरिफ पर हमला ही क्यों किया। उन्होंने तो अभी तक उन्हें इंटेरोगेट भी नहीं किया था, अरेस्ट वारंट की बात हुई थी बस। लेकिन इस बारे में उन पीकॉक्स को कैसे पता चला? तो क्या कल वो लोग उस घर में रहते वक्त जो भी डिस्कशन किए थे उसे किसी ने सुन लिया था? मगर किसने और कैसे? कल तो वहां कोई नहीं था। बहुत सारे सवाल भटक रहे थे उनके दिमाग में। ऊपर से जब ऑफिसर बर्ने उन्हें उस गाड़ी के ओनर के बारे में इन्फॉर्म करता है और पता चलता है कि ये गाड़ी असल में एक अबांडन्ड कार है जिसे इसके मालिक ने हाईवे पर छोड़ दिया था, तब एक और सवाल पैदा हो जाता है कि अगर उन्होंने इस गाड़ी के ओनर को किडनैप नहीं किया, ना रिसेंटली ऐसी कोई लड़की मिसिंग हुई है, तो वो लड़की आखिर है कौन जिसने इस बच्चे को जन्म दिया है? दूसरी तरफ उस बच्चे के डीएनए रिपोर्ट को देखकर तो स्कली को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इस बच्चे में जो इम्बैलेंसेस है वो सिर्फ इनब्रीडिंग के कारण नहीं बल्कि ट्रिपल फोल्ड क्रोमोसोम के कारण हुआ है। मतलब साइंटिफिकली इस बच्चे के पिता 3 मेन हैं, मगर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसीलिए स्कली को लगता है जरूर लैब टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। बट ऑन द अदर हैंड मल्डर को कुछ और ही लग रहा था। वो कहता है ये सच भी तो हो सकता है ना, शायद किसी म्यूटेशन की वजह से, जरूर सालों से चलते हुए इनब्रीडिंग की वजह से उनके शरीर में ऐसे क्रोमोसोम्स पैदा हुए होंगे जिससे वो ऐसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। लेकिन फिर भी स्कली नहीं मानती, क्योंकि इन दैट केस इस बच्चे के माँ को पीकॉक फैमिली से ही बिलोंग करना होगा, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस परिवार में कोई फीमेल मेंबर तो जिंदा ही नहीं है ना। असल में उसे तभी यही लग रहा था कि जरूर लोगों ने किसी हेल्पलेस लड़की को बंदी बनाकर रखा है जिसे उन्हें रेस्क्यू करना होगा, वो भी जितना जल्दी हो सके। तो वो मल्डर से कहते भी है इसी वक्त फिर से उस घर में जाने के लिए। लेकिन मल्डर इस बात पे राजी नहीं होती, क्योंकि शेरिफ के हादसे से वो इतना तो समझ गया था कि ये 3 भाई असल में मेंटली बीमार है, फिजिकली नहीं। फिजिकली वो उनसे कई ज्यादा स्ट्रांग है, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। उनसे पंगा लेना आसान नहीं होगा। वो सिर्फ 2 है, नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। उन्हें अपने हेडक्वार्टर्स में कॉल करके टीम के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन कहीं तब तक बहुत लेट ना हो जाए। शायद बर्नी के मन में भी यही डर था, साथ में ये बदले की आग भी थी। इसीलिए वो खुद से आकर उनके साथ जाने की बात करता है। उनके पास गन है, वेस्ट है, तो उसे लगा था वो तीनों मिलकर उन 3 जंगलियों को अच्छा सबक सिखा पाएंगे। इट विल बी एन ईजी विन। मगर उन्हें तो पता ही नहीं था उनका सामना करने के लिए वो लोग भी तैयार है। ऑफिसर बर्ने मल्डर एंड स्कली से कहते हैं कि वो फ्रंट से घर में एंटर करके सबका ध्यान अपने तरफ कर लेंगे, तो वो लोग पीछे के रास्ते आकर उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। इसी हिसाब से वो घर में एंटर भी कर जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, स्कली जो उस पर नजर रख रहे थे उसे दरवाजे के ठीक ऊपर एक वायर दिखता है, जिससे वो समझ जाती है वहां कोई ट्रैप है। इसीलिए वो बर्ने को मना भी करती है आगे बढ़ने से, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। वो वार्निंग उसके कान तक पहुंचने से पहले उसका काम तमाम हो चुका था।
एक कुल्हाड़ी के वार से उसका सर धड़ से अलग हो चुका था। और ठीक इसके बाद ही मल्डर एक अजीब चीज नोटिस करता है। वो देखता है उन तीनों भाई में से जो सबसे बड़ा है वो आकर बर्नी के लाश को अपने हाथों से कुचलने लगता है और उसके चारों तरफ घूम के बहुत ही एक्साइटिंगली उछलने भी लगता है। इसे देखकर कल रात की एक बात याद आ जाती है उसे। उसने कल रात टीवी पर एक एनिमल प्लैनेट का सीन देखा था जहां पर वो लोग हंट कैसे करते हैं वो दिखाया जा रहा था। सबसे पहले ग्रुप का जो लीडर है वो प्रे के पास जाकर चेक करता है वो जिंदा है या नहीं। उसके बाद उसके चारों तरफ गोल गोल घूमकर बाकियों को सिग्नल देता है कि इट्स सेफ, वो यहाँ आ सकता है। मल्डर नोटिस करता है इनका बिहेवियर भी उन जानवरों जैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर। इनमें तो कोई इंसानियत है ही नहीं, बिल्कुल सैवेज है ये लोग। उनकी सोच, रहन सहन, बर्ताव सब कुछ बिल्कुल प्रिमिटिव है और जानवरों की तरह उनका भी बस एक ही गोल है, खा पीकर जिंदा रहना और रिप्रोड्यूस करना। अभी बाहर के लोग उसमें भी टांग अड़ाएंगे तो वो तो नाराज होंगे ही। मल्डर और स्कली समझ चुके थे गन से इनका मुकाबला करना पॉसिबल नहीं होगा। उस घर में चारों तरफ जाल बिछाए होंगे वो लोग, तो उन्हें हर कदम बहुत संभाल कर रखना होगा, जिसके लिए सबसे पहले वो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। उनके सारे पिग्स को आज़ाद छोड़ देते हैं जिससे उन्हें संभालने में वो तीन भाई बाहर आ जाए और ये दोनों अंदर घुस सके। होता भी एग्जैक्टली यही, मगर बर्नी की तरह हड़बड़ी में एंटर नहीं करते वो दोनों। पहले एक वुडन बार से दरवाजे को पुश करते हैं जिससे वो कुल्हाड़ी उन पर न गिरकर वुडन बार पर गिरे। बाल बाल बचते हैं दोनों, मगर अभी भी असली काम बाकी था। उन्हें उन तीन भाई के आने से पहले उस लड़की को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ छुपाए होंगे उसे। मल्डर और स्कली दोनों ही घर का हर एक कोना चेक करने लगते हैं, जिस प्रोसेस में उन्हें कुछ बहुत ही पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स और ओल्ड फोटोज मिलते हैं जिसमें ये क्लियरली विजिबल था कि इस परिवार में पिछले कई जनरेशन से इनब्रीडिंग जारी है, मे बी शुरू से ही, क्योंकि हर फोटो में ऑलमोस्ट हर एक का चेहरा डिफॉर्म्ड था, जो इनब्रीडिंग का एक ह्यूज सिम्टम है। साथ ही साथ मल्डर को जमीन पर एक दाग भी दिखता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को घसीटने से यह निशान बना है। तो उन्हें शक होता है और वो लोग उस दाग के ओरिजिन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर वहां उन्हें जो मिलता है वो उनके लिए सबसे डरावना था। उन्हें बिस्तर के नीचे एक औरत नजर आती है जिसे एक बोर्ड से बांध रखा गया था। उनके दोनों हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, इवन दांत भी नहीं थे। बहुत ही भयानक दिख रही थी वो। मल्डर एंड स्कली जैसे ही उन्हें बाहर निकालते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। मल्डर कितना ही उन्हें शांत करने की कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें सेफली उनके घर भेजने की प्रॉमिस क्यों ना कर ले, वो चुप ही नहीं हो रही थी। मल्डर समझ नहीं पा रहा था क्यों, लेकिन स्कली इसका जवाब ढूंढ चुकी थी। वो समझ चुकी थी ये औरत बाहर से नहीं आई, ना वो यहाँ पर कैप्टिव है, ये तो असल में अपने घर में ही है, क्योंकि ये मिसेस पिकॉक है, उन तीन भाइयों के माँ, जिसके बारे में दुनिया को लगा था कि उस एक्सीडेंट में वो मर चुकी है। वो यहाँ कैद नहीं है, अपने मर्जी से है। ये उनका घर है और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि यहाँ कोई बाहर वाला आए। उन्हें देखकर ही स्कली पूरा खेल समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी एडमंड उनका बड़ा बेटा है और साथ में शर्मन एंड जॉर्ज के पिता भी। सालों पहले उस एक्सीडेंट में अपने पति को खोने के बाद जरूर अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने अपने बड़े बेटे का सहारा लिया था। और वो बच्चा जिनकी लाश उन्हें मिली है उसे भी शायद इसी औरत ने जन्म दिया होगा, जिसके पिता शायद इन्हीं में से कोई भाई है। तभी तो उसके क्रोमोसोम की वैसी हालत थी। इनके लिए अपने परिवार को इंक्रीज करना सबसे जरूरी है, उसी की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इतने सालों की ब्रीडिंग के कारण अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो एक्सट्रीमली डिफॉर्म्ड बन रहा है। उन्हें तो बस एक लाश मिली है, गॉड नोज ऐसे और कितने लाशों को दफनाए होंगे उन्होंने। स्कली मिसेस पिकॉक को समझाने की बहुत कोशिश करती है, उनके बेटे के करतूतों के बारे में कहकर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है, जिससे यह हॉरर यहीं पर एंड हो जाए। मगर मिसेस पिकॉक राजी नहीं होती। वो तो उल्टा बहुत प्राउड फील कर रही थी, क्योंकि उनके लड़कों ने वही किया है जो इस परिवार को, उनके घर को बचाने के लिए उन्हें करना चाहिए। वही तो सिखाया गया है उन्हें शुरू से। इनफैक्ट एक्सीडेंट के बाद उनकी जो हालत हुई थी, उनका तो जिंदा रहना ही मुमकिन नहीं था, मगर उनके लड़कों ने हार नहीं माना। ठीक उसी तरह उनका ट्रीटमेंट किया जैसे उनके एंसेस्टर्स करते थे। इस परिवार में किसी को पेन फील नहीं होता, तो मिसेस पिकॉक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
वो जिंदा रही और दुनिया से छुपकर अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश करती रही। सालों से यही उनका घर है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उनके बातों से स्कली समझ जाती है ऐसे काम नहीं बनेगा, उन्हें जो करना होगा फोर्सफुली ही करना होगा, नहीं तो ये लोग अपनी जंगली हरकतें कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन उधर तब तक उन 3 भाई को उनके आने का एहसास हो चुका था। मल्डर पर उनकी नजर पड़ चुकी थी, तो वो लोग सभी मिलकर एक साथ उन पर हमला बोल देते हैं। स्कली रिपीटेडली उन्हें शूट करती रहती है, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। उनका सामना करना अकेले मल्डर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो स्कली उन्हें डाइवर्ट करने के लिए उनके माँ को हर्ट करने की धमकी देती है और इससे काम भी बनता है। मल्डर एक भाई को बहुत ही पास से शूट करके मार डालता है और दूसरा जो स्कली का पीछा कर रहा था वो तो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। एक कुल्हाड़ी उसके सीने के आर पार हो जाती है। लेकिन इस सबके बीच 8 मंथ कब अपने माँ को लेकर भाग निकला, वो ना मल्डर ना स्कली किसी को भी समझ नहीं आया। एक्चुअली उनकी माँ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ उनकी लीडर नहीं थी बल्कि उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक लौता जरिया भी थी। जब तक वो किसी बेटी को जन्म नहीं देती उन्हें मरना नहीं है, वो मर नहीं सकती। किसी भी हालत में वो इस परिवार को खत्म होने नहीं दे सकती। शायद इसीलिए ही अपने दोनों बेटे को कुर्बान करके भी वो खुद भाग निकली। स्कली स्टेट पुलिस को अलर्ट करती है, रास्ते पर चेकिंग अरेंज करती है, मगर वो कुछ भी कर ले मल्डर को पता था वो और उनके हाथ नहीं आने वाले। अगर ऐसे में उन्हें कोई रोक सकता है तो वो है वक्त। एक ना एक दिन उन्हें वक्त के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। नेचर के अगेंस्ट जाकर कोई ज्यादा देर टिक नहीं पाता, बट फॉर नाउ वो लोग अपनी कोशिश जरूर जारी रखेंगे। इसका सबूत हमें उसी रात मिल जाता है जब हम उन्हें रात के अंधेरे में एक सुनसान रास्ते से जंगल के अंदर से शहर से बाहर जाते हुए देखते हैं, एक नए जीवन और एक नए घर की खोज में, जहां वो फिर से एक नया परिवार बनाएंगे। यही उनका सपना है एंड वन एंड ओनली एम भी। लेकिन क्या वो कभी पूरा होगा? क्या उनके डिफॉर्मिटीज के चलते उन्हें वो मौका मिलेगा? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ये एपिसोड एक्चुअल में एक्स फाइल्स सीरीज की सबसे नोटोरियस एपिसोड है जिसे बैन कर दिया गया था, लेकिन स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।